A very good morning to all of you and welcome everyone to my channel Sonam's Biology. So myself Sonam and आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का कुछ बेसिक जो कि वेरी यूजफुल फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स जो कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, सीबीएसई बेस्ड है और ये सब जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा आप सबके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी या फिर केवीएस या फिर स्पेशली मैं थोड़ा फोकस दूंगी ओएवीएस को जी क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ तो इसलिए ये ओएवीएस के पीजीटी एंड टीजीटी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या क्या प्रोसेस इसमें आते हैं। सो लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो देखिए फोटोसिंथेसिस जो है ये एक असेंबलेज है बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस का जो कि फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे देखिए मैंने नोट डाउन कर दिया है कि ये जो है ये टोटल 4 प्रोसेस से बना हुआ है। जैसे कि पहला जो है रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक मतलब क्या, ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, ये एंडरगोनिक प्रोसेस है जिससे जो है एनर्जी कंज्यूम होता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होता, कंज्यूम होता है। ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस भी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रोसेस से जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा देखिए रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक तो है हमारा ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा है रिडक्शन। सो देखिए ऑक्सीडेशन में होता क्या है, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का हमारे यहाँ पे गेन होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है NCO2 प्लस NH2। यहाँ पे जो दो रिएक्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको मिला के ये दोनों के दोनों रॉ मटेरियल्स हैं। इसको मिला के हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होता है एनवायरनमेंट में। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन है। अभी वाटर जो स्प्लिट हो रहा है ऑक्सीजन में, तो ये एक किस टाइप का प्रोसेस है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। सो देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन का। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो वाटर स्प्लिट होता है, जैसे मान के चलिए ये वाटर है, वाटर स्प्लिट होगा किसमें, H प्लस प्लस OH माइनस, और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन से होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस्ड होगा तो ही कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो उसके बाद देखिए हम दूसरा प्रोसेस में आते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे देखिए एक होता है हमारा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। अभी मेटाबॉलिज्म को अगर हम दो प्रोसेस में डिवाइड करेंगे तो एक होता है हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। अच्छे से समझिए इसको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो एनाबॉलिक प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे अगर किसी में भी सिंथेसिस लगा होगा इट मस्ट बी एन एनाबॉलिक प्रोसेस, और अगर किसी में डिस्ट्रक्शन लिखा होगा जैसे लाइसिस टाइप का अगर यहाँ पे कोई लगा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। अभी आप खुद ही बोलिए, हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस मतलब टू जेनरेट, और ये क्या है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कुछ बनता है। अभी ये रिएक्शन आप देखिए, ये दोनों जो है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है और ये दोनों मिलके एक क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं। तो ये क्या किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। अभी हम तीसरे पॉइंट्स में आते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो दो टाइप का प्रोसेस होता है। प्रोसेस अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम देखेंगे तो एक होता है आपका एक्सर्गोनिक और दूसरा होता है आपका एंडरगोनिक। अभी एक्सर्गोनिक में क्या होता है ना, एटीपी मतलब एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। जबकि एंडरगोनिक प्रोसेस में क्या होता है, यूज ऑफ एनर्जी मतलब एटीपी जो है वो कंज्यूम होता है। चौथा क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में एंड फर्दर इट इज कन्वर्टेड टू फूड एनर्जी।
तो ये जो है कुछ बेसिक है जो कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हमको क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का असेंबलेज है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बनता है। थर्ड हमने क्या पढ़ा, इट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एटीपी यूज होता है। चौथा हमने क्या पढ़ा कि ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे जो सोलर एनर्जी जो फिजिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो कि मैं यहाँ पे आप ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये आप थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए जो आपके एनसीईआरटी में पूरा पूरी मेंशन है कुछ फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स, और इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो देखिए वन बाय वन एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस का वो है देखिए डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट। अभी डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे देखिए क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया कि जो डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हमें पता चला कि क्लोरोफिल और लाइट ये दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट में जो पिगमेंट्स होते हैं वो लीफ में ही पाए जाते हैं, एंड दैट पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज द क्लोरोफिल पिगमेंट। और यहाँ पे हमें पता चला कि लाइट एंड क्लोरोफिल दे बोथ आर एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अभी देखिए नेक्स्ट प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट। प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट ऑन रेड था, और उन्होंने क्या किया था देखिए, ये एक लंबा सा एक्सपेरिमेंट है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे बर्निंग कैंडल उन्होंने यूज किया था, माउस और एक प्लांट। तो प्रिसेटली ने क्या किया, एक बेल जार लिया, ऐसा टाइप का एक कुछ बेल जार था, और उसी बेल जार में उन्होंने क्या किया, एक कैंडल, ओके, एक जलता हुआ कैंडल, और यहाँ पे एक रेड को उन्होंने छोड़ दिया। तो आफ्टर सम टाइम द कैंडल जो है वो बुझ गया था, और माउस जो है वो भी मर गया था। तो इससे क्या पता चला कि जो कैंडल है वो क्या रिलीज कर रहा था, CO2, और जो माउस है वो क्या रिलीज कर रहा था, वो भी CO2 रिलीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का कहाँ पे भी हमारा इन्वॉल्व मतलब इवॉल्व नहीं हो रहा था। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो रैट है वो मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, एक बेलजार लिया, और उसी बेलजार में उन्होंने क्या किया, एक कैंडल जो कि जल रहा था, ओके, उसके साथ उन्होंने जो है वो माउस लिया, ओके। सो प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट क्या था, वो रैट में, जैसे कि आपको पता है कि जो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया था, एक बर्निंग कैंडल, माउस एंड ए बेलजर। सो यहाँ पे देखिए पहला जो इनका एक्सपेरिमेंट था, जो फर्स्ट प्रोसेस था इनके एक्सपेरिमेंट में, जो फर्स्ट प्रोसेस था इनके एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया देखिए, तो उन्होंने एक लिया माउस प्लस एक लिया बेलजार, और उसमें उन्होंने क्या लगाया, कैंडल। तो जो बेलजार जब उन्होंने कवर कर दिया माउस और कैंडल के साथ, और वो कैंडल जो है वो जल रहा था, तो देखिए माउस भी रेस्पिरेशन करके CO2 को रिलीज कर रहा है, और जो कैंडल है वो भी बर्न होके CO2 को रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन जेनरेटिंग सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो कैंडल है वो बुझ गया, और जो माउस है वो सफोकेटेड होके मर गया। तो पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों के दोनों जो है वो हमारे यहाँ पे पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से जो कैंडल है वो बुझ गया, और जो माउस है वो भी मर गया। अभी दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया देखिए, जो मान के चलिए उन्होंने क्या किया, एक माउस जैसे पहले एक्सपेरिमेंट की तरह, उसके बाद जो है बेलजार, और उसके साथ जो है उन्होंने प्लांट और जलता हुआ एक कैंडल लिया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म लिया है जो है कि प्लांट, और आप सबको पता है कि प्लांट जो है ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है और O2 को जो है वो रिलीज करता है। अभी इस वजह से क्या हुआ देखिए, अभी इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया, जो बेलजार के अंदर जो कैंडल था वो भी जलता रहा, जो
यहाँ पे एक प्लांट है वो भी अवेलेबल है, और यहाँ पे जो माउस था वो भी जिंदा था, और किसी में भी जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव हुआ कि जो प्लांट है वो एक ऑक्सीजन प्यूरिफायर के जैसा, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक एयर प्यूरिफायर के जैसा काम कर रहा है, और जो कैंडल जो CO2 को रिलीज कर रहा है उसको वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, जिससे जो माउस जो है वो सांस ले पा रहा है। तो इसमें से ये पता चला कि जो ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, और प्रिस्टले ने बोला कि प्लांट जो है वो एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। अभी देखिए, अभी हम तीसरा जो एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं वो है इंगे हाउस का एक्सपेरिमेंट। अभी इन्होंने क्या किया था, देखिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हाइड्रिला प्लांट के ऊपर था, और वो एक, जैसे कि आप सबको पता होगा हाइड्रिला प्लांट जो है वो एक एक्वाटिक है, एक्वाटिक प्लांट है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये एक हाइड्रोफाइट है। अभी देखिए हाइड्रोफाइट में आप याद कर सकते हैं कि 3 टाइप के हाइड्रोफाइट्स होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, जैसे कि मान के चलिए एम्फीबियन होते हैं, ओके, कुछ होते हैं सबमर्स्ड, और कुछ होते हैं फ्री फ्लोटिंग, ओके, जिनका रूट जो है वो नीचे नहीं लगा होता। अभी एम्फीबियन की में आपका लोटस लिली ये सब आ जाएगा, सबमर्स्ड में आ जाएगा हाइड्रिला, पोटामोगैटन या फिर वेलिसनेरिया। अभी जो फ्री फ्लोटिंग है उसमें आ जाएगा पिस्तिया, ये सब प्लांट्स हमारे आ जाएंगे कहाँ पे, हाइड्रोफाइट्स में। अभी देखिए इन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने एक सबमर्ज प्लांट लिया जो कि हाइड्रिला प्लांट है। जब लाइट में के प्रेजेंस में उसको रखा गया तो वो उसने जो है स्मॉल स्मॉल बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स वो रिलीज करता हुआ दिखाई दिया, और जब वो डार्क में था तो देयर इज नो बबल फॉर्मेशन। ये जो है एक्सपेरिमेंट ये किसके ऊपर था, हाइड्रिला प्लांट के ऊपर था, और बाद में पता चला कि जो बबल्स रिलीज होते थे दिस इज नथिंग बट द गैस दैट इज ऑक्सीजन विच इज रिलीज ड्यूरिंग द डे टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया गया कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान मतलब लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ओके। अभी हम चौथे एक्सपेरिमेंट में आते हैं जो कि सैक का एक्सपेरिमेंट है। अभी फिर हम लोग रिवाइज भी करेंगे उसको। देखिए इन्होंने फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर का जो है प्रोडक्शन यहाँ पे दिखाया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज है वो फॉर्मेशन होता है। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, जेबी सैक का एक्सपेरिमेंट था, ओके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एविडेंस दिया कि ग्लूकोज इज फॉर्म ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च, ओके। देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको बायोमोलिक्यूल्स का कुछ याद करवाना चाहती हूँ। देखिए आप सबने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज जो है ये एक मोनो क्या है, साकाराइड है, ओके। ग्लूकोज क्या है, मोनोसाकाराइड है। अभी अगर बहुत सारे ऐसे मोनोसाकाराइड मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली एक पॉलीसाकाराइड बन जाएगा, ओके। जैसे कि मान के चलिए दो मोनोसाकाराइड मिल गए तो ये मिलके क्या बनाएंगे, डाइसाकाराइड बनाएंगे। बहुत सारे डाइसैकेराइड्स मिल गए तो अगर 2 to 10, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि जो पहला है अगर सिंपल शुगर है तो इसको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड, अगर 2 हैं तो इसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड, अगर 2 से 10 है मतलब 2 to 10 देन इट इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड, ओके। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर मोर देन 10 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड, ओके। और जो ग्लूकोज जो मोनोमर है मतलब मोनोसैकेराइड है वो मिल के क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा फाइनली, ओके, विच इज द स्टोरेज मटेरियल ऑफ प्लांट। अभी एनिमल के बॉडी में क्या स्टोर होके रहता है भाई, एनिमल के बॉडी में स्टोर होके रहता है क्या, ग्लाइकोजन। ये आपको याद रखना होगा, ओके। सो ये जो स्टार्च है ये कहाँ पे मिलता है, हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये सब हो पाएगा। तो आपको ये सब अच्छे से समझ जाना चाहिए कि सैक ने क्या प्रूव किया था कि ग्लूकोज फॉर्म होता है, और जो ग्लूकोज है वो स्टोर होके रहता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो किसका है, एंगलमान्स एक्सपेरिमेंट का, एंगलमान का है। तो देखिए एंगलमान का एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे क्या थोड़ा देखने जा रहे हैं। अभी एंगलमान ने क्या किया, देखिए उन्होंने एक जो है एल्जी लिया। अभी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है
ओके। उन्होंने जो एल्गी लिया था वो है क्लेडोफोरा। अभी कुछ बुक में जो है स्पायरोगायरा भी लिखा जाता है। तो ये जनरली क्या है, एक ग्रीन आल्गा है, और ग्रीन आल्गा को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। तो इन्होंने क्या परफॉर्म किया, तो देखो फर्स्ट इन्होंने जो है दो स्पेक्ट्रम्स दिखाए हमें। एक था हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना चाहती हूँ कि जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अभी मान के चलिए अभी सबको जो है विबग्योर के बारे में पता होगा। ओके, सो अभी ये भी हो गया, IBGYOR। तो ये क्या है, हमारे रेनबो का कलर है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली जो अप्रोक्स मैं बोल रही हूँ 330 नैनोमीटर से लेके 330 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं। मतलब क्या, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजियन। ओके, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजियन, तो वायलेट से लेके रेड तक। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो देखिए। सो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डेवलप किया था एंगलमैन ने। इन्होंने क्या किया देखिए, एक जो है ग्रीन आल्गा, वो क्लेडोफोरा भी हो सकता है, वो स्पायरोगैरा भी हो सकता है। उन्होंने इसको एक एरोबिक मीडियम में कल्चर किया। अभी एरोबिक सबको पता है ना, एरोबिक मतलब क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अभी उन्होंने क्या किया, अभी मान के चलिए ये जो है ये एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, ये टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, जो क्लेडोफोरा या फिर स्पायरोगैरा कुछ भी है उसे उन्होंने कल्चर किया है, और वो कौन सा कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन है। अभी यहाँ पे उन्होंने एक प्रिज्म को प्लेस किया, अच्छे से समझिए, प्रिज्म को प्लेस किया, और यहाँ से उन्होंने जो है व्हाइट लाइट को पास किया। अभी सबको पता होगा आई थिंक कि व्हाइट लाइट जो है ये कॉम्बिनेशन है कितने कलर का, 7 कलर का, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से जब व्हाइट लाइट पास हुआ और यहाँ पे एक प्रिज्म है, उसी प्रिज्म में जो व्हाइट लाइट है वो डेविएट होके 7 टाइप के लाइट में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे वो कल्चर मीडियम के ऊपर ये गिरा के। तो यहाँ पे क्या देखा गया, देखिए जो ब्लू और रेड, मान के चलिए अभी यहाँ पे अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, तो मैं सब तो ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो है ब्लू और रेड का ड्रॉ कर रही हूँ, आप बाकी सब भी समझ लेना। अभी मान के चलिए ये जो है ये ब्लू कलर लाइट है, और ये जो है ये रेड कलर लाइट है। बाकी ये तुम्हारा वायलेट और ये इंडिगो, ये बाकी सारे कलर्स हैं। तो व्हाइट लाइट आ गया, ये प्रिज्म के ऊपर गिरा और ये डेविएट हो गया। तो ब्लू और रेड कलर के रीजियन में जो है बहुत बैक्टीरियल कल्चर हमको दिखाई दिया। बाकी सारे रीजियन में देयर इज नो दैट मच बैक्टीरियल कल्चर। ओके, देखिए ये एरोबिक मीडियम में उन्होंने कल्चर किया था, तो बैक्टीरिया तो आएंगे ही, क्योंकि बैक्टीरिया मेनली जो है एक्यूमुलेट हो गया है कहाँ पे, ब्लू और रेड लाइट में। तो यहाँ से क्या पता चला कि ब्लू और रेड लाइट में जो है ये फोटोसिंथेटिक जोन होता है, और इसमें भी हमको पता चल गया कि इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन भी हम इसको बोलेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और बाकी सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एंगलमैन जो है वो कौन से ग्रीन आल्गा को एक्सपेरिमेंट के पर्पज में लिए थे, जो कि है क्लेडोफोरा, स्पायरोगैरा, ये सब। तो इन्होंने जो है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डेवलप किया था, और उन्होंने जो ग्रीन आल्गा को है वो एरोबिक कल्चर में उसको कल्चर किया, उसमें वाइट लाइट डाला, तो फिर वो लाइट जो है वो स्प्लिट हुआ प्रिज्म के हेल्प से, वो विबग्योर लाइट को जनरेट कर रहा था। और जहाँ पे ब्लू और रेड, ये वेरी दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया मेनली इन द रीजियन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। ओके, जहाँ पे भी उसे ब्लू एंड रेड लाइट मिल रहा था वो वहाँ पे क्या जनरेट कर रहा था, वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज आर colonized एट दैट पॉइंट। सो देखिए उसके बाद जो अगेन एन इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रम प्रोसेस आता है वो क्या है, रेड ड्रॉप फेनोमेनन, जिसको हम इमर्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या दिया था, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, जो एंगलमैन है उन्होंने हमें क्या दिया था, एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर आइडिया दिया था, जबकि जो रेड ड्रॉप फेनोमेनन या फिर इमर्शन है, उन्होंने हमें क्या दिया था, विजिबल स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें
आइडिया दिया था। अभी ये देखिए आप, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि विवग्योर है, अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला था, तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 तक आप लेके चलिए। अभी इससे जो नीचे का होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट होगा, और इससे जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली इंफ्रा रेड होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा रहता है क्या, रेड। तो रेड से आगे जितना भी ज़्यादा वेवलेंथ आप रिसीव करोगे वो आप क्या रिसीव कर रहे हो, इंफ्रा रेड ही रिसीव कर रहे हो। अभी वायलेट से नीचे जो भी आप रिसीव करोगे वो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं, V से लेके R तक फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजियन, या फिर उसको रेडिएशन भी आप बोल सकते हो। अभी देखिए, अभी उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लिया। अभी ये ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लोरेला है, ओके। और ये रिमेंबर दैट ये एक यूनिसेल्यूलर alga है। अभी उन्होंने क्या लिया था, क्लेडोफोरा या फिर स्पायरोगायरा लिया था। अभी इससे आपको याद रखना है, जब इमर्सन ने 600 नैनोमीटर से का लाइट क्लोरेला के ऊपर डाला, तो यहाँ पे देखा गया कि जो ऑक्सीजन का इवॉल्वमेंट है वो यहाँ पे बहुत मात्रा में हो, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीजन इवॉल्वमेंट। जब 680 से नैनोमीटर का पास किया गया लाइट, तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जब हम ये क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजियन है। अभी यहाँ से अगर कम लाइट प्लांट को मिलेगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या फिर उसका रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा, या फिर इससे अगर ज़्यादा मिलेगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप मतलब क्या, जो फोटोसिंथेसिस के रेट में क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है जब वो रेड लाइट को क्रॉस करता है। तो दिस इज द इमर्शन इफेक्ट या फिर रेड ड्रॉप फेनोमेनन। अभी देखिए इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। अभी इमर्सन ने और भी दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमको डिस्कवर करके दिए फोटोसिंथेसिस का, जो कि है आपका फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जिसके बारे में हम डिटेल्स में फिर बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, हील एक्सपेरिमेंट। अभी इसमें आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रीएजेंट। हील ने जो है वो एक रीएजेंट लिया था उन्होंने, जो है DCPI। DCPI का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, ओके, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। याद रखना इसको, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन में आ सकता है। हील एक्सपेरिमेंट क्या है, हील एक्सपेरिमेंट ये एक एन आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द मीडियम देन देयर इज नो रिलीज ऑफ O2। अभी ऑक्सीजन को रिलीज होने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए, ओके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है। हील रिएजेंट ये क्या है, एन आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, DCPI, ओके, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर नहीं होगा मीडियम में, देन देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए जो ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, वो दो प्रोसेस में होता है। उसका प्रूफ जो है वो दो टाइप का था, एक इनडायरेक्ट प्रूफ था जो कि वॉन नील ने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, और जो डायरेक्ट प्रूफ था वो फ्यूवेन एंड कैमेन ने दिया था। अब इसको भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन रिलीज हो का जो कॉन्सेप्ट था वो दो टाइप में डिवाइड हो गया, एक इनडायरेक्ट प्रूफ और एक डायरेक्ट प्रूफ। तो देखते हैं क्या है। जो वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया देखिए। टेक ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि है क्रोमाटिकम, ओके। क्रोमाटिकम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 890 नैनोमीटर को जो है एब्जॉर्ब करता है। अभी देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन सल्फर है, सल्फाइड। तो ये ब्रेक डाउन होगा, ये क्या बनाएगा देखिए, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, और सल्फर जो है वो रिलीज कर रहा है एनवायरनमेंट में। समझिए इसको अच्छे से। क्रोमाटिकम क्या है, ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, और ये कितने लाइट में खुद को एक्टिव करता है, 890 नैनोमीटर इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया क्लोरोफिल, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा, उसके साथ ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो ब्रेक डाउन होगा, और जो सल्फर है वो क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये क्या है देखिए, ये कौन सा कंसेप्ट है, इनडायरेक्ट प्रूफ, और इसको किसने दिया था,
वॉन नील ने। उसके बाद आते हैं सेकेंड में, जो कि है डायरेक्ट प्रूफ, फ्यूबेन एंड कैमन। मैं बाद में बताऊंगी इसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्यों बोला जाता है। अभी देखिए उन्होंने जो है एक क्लोरेला लिया, जैसे मैंने बोला था आपको, क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेल्यूलर ग्रीन alga है। अभी ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, अभी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, इवॉल्व हुआ। अभी देखिए यहाँ से जो सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अभी ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या रिलीज हो रहा है, सल्फर, क्योंकि यहाँ पे H2S है, जबकि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रेक डाउन करके सल्फर बना रहा है, जो कि बाद में एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, वो आ रहा है वाटर से। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हुआ कि जो वाटर है वो एक्चुअली में स्प्लिट होता है और जनरेट करता है ऑक्सीजन, जो कि एनवायरनमेंट में चला जाता है। ओके, तो इस हिसाब से हमने जो है टोटल कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने देखा, तो ओवरलुक कर देते हैं और एक बार देखिए। हमने पढ़ा डी स्ट्राच एक्सपेरिमेंट, उसके बाद प्रिशली का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा जो है बेल्जार एक्सपेरिमेंट, फिर हमने इंगेज हाउस का पढ़ा, फिर जेवी सैक, ओके, उसके बाद हमने पढ़ा एंगलमान्स एक्सपेरिमेंट, फिर हमने पढ़ा इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, उसके बाद हील एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, देन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दो मेथड में हमने पढ़ा, एक है इनडायरेक्ट प्रूफ और दूसरा क्या है आपका डायरेक्ट प्रूफ। याद रखना इसको, इनडायरेक्ट प्रूफ जो है वो वॉन नील ने दिया था और वो बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, और जो डायरेक्ट प्रूफ है वो फ्यूबेन एंड कैमन ने दिया था, और जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, क्लोरेला के ऊपर। अच्छे से इसको याद रखना। नाउ कम टू वेयर डू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अभी आप लोग जो है स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे कि बच्चों देखो, किचन हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल। ओके, जैसे कि सबको पता है कि किचन ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, जनरली हम इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन और फोटोसिंथेटिक एपैरेटस ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एंड जो है फोटोसिंथेटिक एपैरेटस, ये दोनों अलग अलग हैं। अभी देखिए, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है वो जनरली लीफ होता है। ओके, मतलब हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और मेजोरिटी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ में ही होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस एपैरेटस जो है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस एपैरेटस जो है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप। तो चलिए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट हमारा जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। देखिए, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इन बिटवीन द आउटर एंड इनर दिस इज द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ओके, उसके बाद देखिए, इस स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर। अभी ये जो स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ग्राना, और ये सिंगल सिंगल जो स्टैक है इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। अच्छे से समझिए, अभी यहाँ पे जो सिंगल सिंगल ये स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड बोलेंगे। दीज आर कॉल्ड थाइलाकोइड। ओके, जबकि ये स्टैक को हम क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लामेला, एंड द मैट्रिक्स, अभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स है ना, जो फ्लूइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अभी के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इतना जानना सफिशिएंट है। देखिए, सबसे जो मेन रोल टेक पार्ट करते हैं वो है क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अभी इसको देखिए, मैंने जो है शॉर्ट आउट कर दिया है। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और इसको हम समराइज करके भी पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बोला आपको कि जो, हाँ, यहाँ पे एक डायग्राम है, देख लेते हैं। देखिए,
ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्राना, और ये क्या है, थाइलाकॉइड्स है। देखिए हर एक थाइलाकॉइड कैसे कनेक्टेड हुआ है, हर एक ग्राना दूसरे ग्राना से कनेक्टेड हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लामेला बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ओके, और इन बिटवीन द थाइलाकॉइड, मतलब मान के चलिए ये थाइलाकॉइड है, तो इसके अंदर भी एक कैविटी है जिसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो चलिए देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। अभी फोटोसिंथेसिस विदाउट पिगमेंट इट इज इम्पॉसिबल। तो देखिए पिगमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होता है क्या, ऑक्सीजेनिक पिगमेंट, और दूसरा क्या होता है, एनऑक्सीजेनिक। मतलब क्या, एक पिगमेंट जो हेल्प करेगा किसमें, ऑक्सीजन की रिलीज में, और दूसरा पिगमेंट क्या, जो हेल्प करेगा, सॉरी, जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। ओके, आप नाम से ही समझ जा रहे होंगे, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक, समझिए अच्छे से। अभी देखिए जो ऑक्सीजेनिक पिगमेंट्स हैं वो हमें प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं और हमें यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं। ओके, जब प्रोकैरियोट्स में जो है वो बीजीए, बीजीए तो आपको पता ही होगा, ब्लू ग्रीन algae। ओके, जो प्रोकैरियोट है वो क्या है, ब्लू ग्रीन algae है। जबकि यूकैरियोट्स में हमें ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमें प्रोटिस्टा में मिलेंगे और लैंड प्लांट में मिलेंगे। प्रोटिस्टा में फिर कहाँ कहाँ पे, डाई एटम, यूग्लिना, डिनोफ्लाजिलेट्स। ओके, डाई एटम्स में, डाई एटम्स के बारे में आपको कुछ पता होगा, जैसे कि वो क्या बनाते हैं, डाई एटोमेसियस आर्ट बनाते हैं, जिसको हम कीजल घर भी बोलते हैं, और उनका जो बॉडी है वो शॉप के जैसा, शॉप कवर के जैसा होता है। उसके बाद यूग्लिना आ गया, दो फ्लाजेला वाले ऑर्गेनिज्म जिसको हम डाइनोफ्लाजिलेट्स बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजेनिक में दो आएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ब्लू ग्रीन algae आएगा, मतलब जैसे नोस्टॉक हो गया, ओसिलाटोरिया हो गया, और यूकैरियोटिक में आपका प्रोटिस्टा और लैंड प्लांट। अभी लैंड प्लांट में तो आल्जी से लेके एंजियोस्पर्म तक, मतलब कौन कौन, अभी देखिए आल्जी, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, देन फाइनली एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे आ जाएंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिलीजिंग ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, जैसे कि ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या रिलीज करेंगे, अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये सल्फर रिलीज करेंगे भाई। सो ये हो गया पर्पल सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर। सो कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, उसके हिसाब से हमने ये समरी बना दिया। ओके, आपको याद रहेगा शायद, प्रोकैरियोटिक में ब्लू ग्रीन algae, यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा एंड लैंड प्लांट। प्रोटिस्टा में डाई एटम्स, यूग्लिना, डिनोफ्लाजिलेट्स, और लैंड प्लांट में algae टू एंजियोस्पर्म। अभी यहाँ पे जो रिलीज ऑक्सीजन नहीं करते वो है सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो ग्रीन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल सल्फर एंड पर्पल नॉन सल्फर। ओके, लेट्स गो टू द अनदर पार्ट ऑफ पिगमेंट्स, टाइप्स ऑफ पिगमेंट। अभी देखिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। पहला तो ये है कि जो बैक्टीरिया है वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब इसके फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता तो फिर क्या रिलीज होता है, सल्फर रिलीज होता है। ओके, इंफ्रारेड रेडिएशन को वो यूज करता है जो कि 890 नैनोमीटर का, मैंने आपको पढ़ाया था वीवग्योर। ओके, आर तो हमारा आ जाता है 700 में, उसके बाद जो आएगा वो इंफ्रारेड होगा। तो जो बैक्टीरिया है वो इंफ्रारेड लाइट को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये वाटर को यूज नहीं करता। अगर वाटर को यूज नहीं करता तो फिर किसको यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो वाटर नहीं है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी यहाँ पे देखो भाई NADPH2 रिलीज नहीं होता, NADH2 रिलीज होता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइहाइड्रोक्सी आयन। ओके, ओनली सिंगल फोटोसिस्टम वर्क दैट इज P890। मैंने बोला था आपको कि 890 नैनोमीटर का जो है लाइट को यूज करेगा तो एक ही फोटोसिस्टम इसके बॉडी में हमें दिखेगा। ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है, जो कि हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब जैसे मान के चलिए ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया तो ये क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। ओके, ओके। सो देखिए पिगमेंट्स को अभी हम और फिर बहुत तरीके से डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपको इसके बारे में अभी थोड़ा और जो है रिवाइज करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस है वो कुछ थोड़ा अलग होता है प्लांट से। क्योंकि ये देखिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये फोटोसिंथेसिस जो है वो एनऑक्सीजनिक होता है, क्योंकि वो सल्फर रिलीज करता है। उसका जो रेडिएशन होता है, मतलब जो लाइट वो यूज़ करता है वो अप्रोक्सीमेटली 890 नैनोमीटर का होता है। और इसमें जो है वाटर यूज़ नहीं होता, वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करता है। NADPH2 की जगह NADH2 निकलता है और उसमें एक ही फोटो सिस्टम काम करता है जो कि है P890। और ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है, नॉन साइक्लिक नहीं होता। सो फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो पिगमेंट्स को हम सॉल्युबिलिटी के हिसाब से दो तरीके से डिवाइड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पिगमेंट्स होते हैं लिपिड सॉल्युबल, कुछ होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, वाटर सॉल्युबल। देखिए पहले मैं आपको कुछ पिगमेंट्स के बारे में यहाँ पे बोल देना चाहती हूँ कि जो मान के चलिए जो पिगमेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए पिगमेंट्स में हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइकोबिलीन के बारे में। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलीन। सो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कैरोटीन में रेड, येलो, ऑरेंज आ गया और फाइकोबिलीन में दो आएगा जो ब्लू होता है और रेड होता है। तो ये हर जो पिगमेंट्स वो सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, वो ये तीन के अंदर में ही आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो पिगमेंट है वो लिपिड सॉल्युबल है और दूसरा जो पिगमेंट है वो वाटर सॉल्युबल। मतलब कौन कौन सा पिगमेंट लिपिड में सॉल्युबल होगा, कौन कौन सा पिगमेंट जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा, ये बहुत इजी है याद रखना। क्योंकि क्लोरोफिल और बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है वो और कैरोटीनॉइड, ये दोनों के दोनों किस में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। जबकि जो वाटर सॉल्युबल में एक ही आएगा आपका फाइकोबिलीन। और यहाँ पे फाइकोबिलीन भी ऑड मैन आउट है, क्यों, क्योंकि ये एक प्रोटीनासियस पिगमेंट है। आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइकोबिलीन क्या है, एक प्रोटीनासियस पिगमेंट है। सो लिपिड सॉल्युबल में आपका क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, और फाइकोबिलीन आ जाएगा आपका वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब क्या, लिपिड इनसॉल्युबल। ओके, तो देखिए कैरोटीनॉइड को फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक हो गया आपका कैरोटीन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका जेंथोफिल। एंड रिमेंबर दैट जो कैरोटीनॉइड है ना वो 40 कार्बन वाला कंपाउंड है। ओके, तो देखिए इसमें मैंने लिख भी दिया है कि जो कैरोटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C40H56 है और जेंथोफिल का C40H56 और ऑक्सीजन 2। तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, कभी नहीं आता एग्जाम में। सो फाइकोबिलीन देखिए ये ओनली प्रोटीनासियस पिगमेंट है और ये कहाँ पे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू ग्रीन आल्जी में और रेड आल्जी में, मतलब कौन, रोडोफाइसी। ओके, जो कि डीप सी में पाए जाते हैं। सो ये देखिए आप, सो फाइकोबिलीन जो है वो रेड आल्जी में पाए जाते हैं, जबकि आपका क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ये सब हायर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स में, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फाइकोबिलीन को फिर हम डिवाइड करेंगे दो में, एक है फाइकोसियानिन और फाइकोएरिथ्रिन। अभी देखिए इसमें आपको याद करना कुछ डिफिकल्टी नहीं है। सियानिन मतलब कौन, सियानोफाइसी, और सियानोफाइसी मतलब कौन, ब्लू ग्रीन आल्जी, और ब्लू ग्रीन मतलब कौन सा कलर यहाँ पे आ जाएगा, ब्लू कलर। और एरिथ्रिन मतलब एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, और आरबीसी का क्या कलर होता है, रेड कलर। ओके, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल हमने जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को उसके सॉल्युबिलिटी के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हो जाएगा आपका लिपिड सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में दो आ जाएंगे आपका क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। कैरोटीन में कैरोटीन एंड जेंथोफिल। फाइकोबिलीन एक प्रोटीनासियस पिगमेंट है, ये याद रखना, और ये सिर्फ हमें मिलता है ब्लू ग्रीन आल्गी एंड रेड आल्गी, मतलब रोडोफाइसी में।
फाइकोबिलिन दो तरह का होता है, ब्लू कलर का पिगमेंट जिसको हम फाइकोसियानिन बोलते हैं, रेड कलर का पिगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोएरिथ्रिन। ओके, सो नाउ कम टू एक डिफरेंशिएशन हम देखते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। सो देखिए क्लोरोफिल ए ये हमें कहाँ पे, इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल बी इट इज येलो ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल ए का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, C55H72O5N4Mg। देखिए जो क्लोरोफिल है ना उसका जो कोर एटम है वो मैग्नीशियम होता है। ओके, और मैग्नीशियम से ऐसे 4 रिंग्स बने होते हैं जो कि नाइट्रोजन का होता है। ओके, और इसमें से जो है एक टेल निकला होता है। तो ओवरऑल जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोरोफिल एक है ना, उसमें कभी कभार पूछ भी देता है कि जो कोर में कौन रहता है, कोर में एटम होगा मैग्नीशियम। ओके, उसके बाद देखिए, और इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे के सारे गैसेस हैं, जबकि Mg क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ये एक एलिमेंट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, मतलब ये एक मेटल आयन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्लोरोफिल में ऐसा क्या मेटल आयन आपको मिलता है। जबकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में आप डिफरेंशिएट मार कीजिए। जो क्लोरोफिल ए यहाँ पे क्या है, C55 मतलब कार्बन 55, 72 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और Mg 1। जबकि यहाँ पे क्या देखिए C55 ठीक है, H70 यहाँ पे 72 था, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे O5 था, यहाँ पे O6 है, जबकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम सेम ही रहेंगे। और इसका भी जो कोर में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इज सराउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन रिंग। एंड रिमेंबर दैट जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना उसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो क्लोरोफिल का जो पिगमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे ना ये ऐसे हेड की तरह होता है और एक टेल होता है। तो ये जो हेड है इसके कोर में क्या होता है, मैग्नीशियम, और चारों तरफ क्या होता है, नाइट्रोजन का रिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोरफायरिन हेड। अच्छे से इसको याद रखिएगा। और इसके टेल को हम बोलते हैं फाइटोल टेल। दिस टू वर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, मतलब A, B, C, D, E एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ओके, तो जो 5 टाइप के क्लोरोफिल हैं इंक्लूडिंग बैक्टीरियो क्लोरोफिल, सारे के सारे में इस टाइप के ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो हेड होता है वो मैग्नीशियम कोर एटम का होता है और उसको हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड, और जो टेल होता है इसको हम बोलते हैं फाइटोल टेल। ओके, अच्छा, तो फिर भाई क्या डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में। देखिए क्लोरोफिल ए में होता है एक मिथाइल ग्रुप, जबकि क्लोरोफिल बी में क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, सो इस हिसाब से आपको याद रखना है। इट इज कॉल्ड एसेंशियल पिगमेंट, ये चाहिए, और हर एक हायर ऑर्गेनिज्म जो भी फोटोसिंथेसिस करता है उसमें क्लोरोफिल ए मस्ट होगा। ओके, जबकि क्लोरोफिल बी क्या है, एसेसरी हो, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, तो अगर क्लोरोफिल बी लाइट ट्रैप करेगा तो भी वो दे देगा किसको, क्लोरोफिल ए को। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन थे किसके बारे में, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। अभी देखिए प्रेजेंस के हिसाब से हम पिगमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एंड अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक है आपका यूनिवर्सल, दूसरा क्या है, नॉन यूनिवर्सल, मतलब सारी जगह में ये हमें नहीं मिलता। जो यूनिवर्सल है ये हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इट मस्ट बी प्रेजेंट, इसीलिए ही हम उसको क्या बोले, यूनिवर्सल। तो देखिए अभी यूनिवर्सल में फिर हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हो गया यूनिवर्सल नेसेसरी और दूसरा हो गया यूनिवर्सल एसेसरी। मतलब ये दोनों ही होंगे, लेकिन जो मेजर रोल टेक करेगा वो होगा यूनिवर्सल नेसेसरी, और जो माइनर रोल टेक पार्ट करेगा वो होगा यूनिवर्सल एसेसरी। यूनिवर्सल नेसेसरी में कौन, जैसे कि आपको पता होगा क्लोरोफिल ए, ये हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है। जबकि यूनिवर्सल एसेसरी कौन होगा, कैरोटीनॉइड। अच्छे से याद रखना, कैरोटीनॉइड है मतलब कैरोटीन और जेंथोफिल भी यूनिवर्सल एसेसरी के अंदर ही आएंगे। इट इज फाउंड इन रिएक्शन सेंटर PS1 एंड PS2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मान के चलिए कोई अगर पूछेगा कि क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी में सबसे कॉमन क्लोरोफिल कौन सा है, तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल नेसेसरी है। अभी देखिए अभी एसेसरी में अगर आएंगे, जो नॉन यूनिवर्सल है वो एक्स्ट्रा है, वो है BCDE, क्योंकि ए तो यहाँ पे आ गया।
उसके बाद आ जाएगा फाइकोबिलिन फाउंड इन एंटीना मॉलिक्यूल्स एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फाइकोबिलिन जैसे आपको पता है कि फाइकोबिलिन क्या है, एक प्रोटीनासियस पिगमेंट है। अगेन मैं दोबारा ये रिपीट कर रही हूँ। तो देखिए पिगमेंट के प्रेजेंस मतलब उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यूनिवर्सल एंड नॉन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल नेसेसरी, यूनिवर्सल एसेसरी। यूनिवर्सल नेसेसरी में क्या, क्लोरोफिल ए। यूनिवर्सल एसेसरी में क्या, कैरोटीनॉइड। ओके, ये PS1 PS2 में पाया जाता है। यूनिवर्सल नॉन यूनिवर्सल एसेसरी में कौन, BCDE फाइकोबिलिन्स, फाइकोसियानिन भी आएगा, फाइकोएरिथ्रिन भी आएगा, और ये हमको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में मिलता है। अभी देखिए कुछ कलर्स देखते हैं हम, कौन सा क्लोरोफिल कैसा दिखता है। अभी देखिए क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, बी जो है वो येलो ग्रीन होता है, जेंथोफिल जो है वो येलो कलर का होता है, आता है एग्जाम में। कैरोटीनॉइड जो है वो येलो या फिर येलो ऑरेंज। एंड रिमेंबर दैट जो कैरोट का कलर होता है वही पिगमेंट कैरोटीनॉइड का होता है। ओके, सो ये कुछ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। C55H72O5N4Mg ये क्लोरोफिल ए का है। C55H70O6N4Mg ये किसका है, क्लोरोफिल बी का है। एंड रिमेंबर दैट इसमें क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है और इसमें क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, सो पिगमेंट सिस्टम थोड़ा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस लेके आऊंगी। तो देखिए पिगमेंट सिस्टम PS1 और PS2 दो होते हैं। PS1 मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप फोटो सिस्टम भी बोल सकते हैं। ओके, या फिर इसको आप पिगमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। अच्छा, और इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। सो P700 फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, ये 700 नैनोमीटर तक लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये P680 ये 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट का एब्जॉर्ब कर पाएगा और ये LHC2 है। ओके, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, ये भी रिएक्शन सेंटर है और ये भी रिएक्शन सेंटर है। तो आज का वीडियो जो है मैं इतने में ही स्टॉप करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आप सबके लिए लेके आऊंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अगर कुछ सजेशन आपको देना है तो प्लीज़ नोट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, मैंने जो है अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए नोट्स का, या फिर कोई भी जैसे क्वेश्चंस पैटर्न हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर कुछ भी आपको डिटेल्स स्टडी मटेरियल चाहिए, देन प्लीज़ आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।